एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे पहले एक ही ग्रामर का वीडियो था, बट अब हमारे रेगुलर मैं इस पर लगा हुआ हूं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 10 सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने इसका पिछला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, नहीं तो लिंक उसका ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तो पिछले में हमने टाइम एंड टेंस का डिफरेंस बतलाया था और साथ में जो है टेंस के काइंड्स वगैरह के बारे में भी बतलाया था। बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। उससे आपका टाइम टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं देखा तो ज़रूर देख ले। चलिए, तो आज हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो है वो स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। अभी 3-4 वीडियोस 10 सीरीज़ के होने वाले, तो आज सिर्फ स्ट्रक्चर की बात होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर है, जैसे सिंपल टेंसेज करके। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब है ना, ये सब आ रहा है। मैं चलता हूँ आगे, है ना, अगले पेज में भी। तो आप सब जगह पर देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली कि आपको जो है वो सब में सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो ही रही है। तो हम क्यों ना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को ठीक से समझने में या वर्ब को। तो इसलिए मैं चलता हूँ, मैंने उसको पहले तो वैसे तो लास्ट में दिया है, बट मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तो बेटर रहेगा। और एक मेरा दावा है, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने हो सके तो, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को भी शेयर करें। चलिए, वो तो लास्ट में आप करें, पहले खुद देख लें। हाँ, वीडियो को स्किप मत करना आप, और लास्ट तक देखना। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, बट आपको A to Z जानकारी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ है। आज जो मैं सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है आपको अपने लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में बहुत कम लोगों ने बताया होगा। चलिए जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट की हिंदी आप सबको पता होगा कि कर्ता होता है। तो यदि कोई पूछे कि कर्ता किसे कहते हैं, तो आपका एक जवाब होगा, हिंदी में ज़रूर आपने रटा होगा, कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, है ना, जो काम करे। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम आम खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो राम होगा। लेकिन यदि मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, राम इज ए स्टूडेंट, यानी राम एक विद्यार्थी है, और इसमें पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, यदि क्या सब्जेक्ट है, हाँ या ना, और यदि है तो क्या है। मैं अपने कोचिंग में, मेरा अनुभव कहता है, आप में से भी कुछ लोगों को, और हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो कहते नहीं, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, इसमें राम तो एक स्टूडेंट है। नहीं, तो आज आ जाइए, इसको क्लियर पढ़िए। ए सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, वाक्य का वह हिस्सा है, दैट नेम्स द पर्सन और थिंग, जो पर्सन या थिंग यानी व्यक्ति या वस्तु का नाम बतलाता है, और साथ में दैट डज समथिंग, ध्यान रखेंगे, दैट डज समथिंग, और या इतना तो है जो कुछ करता है, वो ठीक है, लेकिन अबाउट हुम समथिंग इज सेड, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह भी सब्जेक्ट है। चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में मैंने दिया हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा है जो यह बतलाता है कि वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु, यानी द पर्सन और थिंग, वाक्य यानी सेंटेंस में कुछ काम करता है, ध्यान रखेंगे, या उसके बारे में कुछ कहा जाता है। क्लियर हुआ? यानी राम आम खाता है में तो राम काम कर रहा है, राम इट्स अ मैंगो, वो खाने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे में राम एक विद्यार्थी है, उसमें भी राम होगा, क्योंकि राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या? कि राम एक विद्यार्थी है, इसलिए राम है। वैसे मैं बता दूं, हमने वर्ब वाले में भी बताया था, और जल्दी में सब्जेक्ट का भी, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले, उसमें एक मैं बताता हूँ। सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। सेंटेंस के 3 फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1, हर सेंटेंस का पहला अक्षर जो है वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। रूल नंबर 1 बेसिक फीचर है। रूल नंबर 2 सेंटेंस का निश्चित है, ये सेकेंड फीचर है, कि हर एक इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क होगा। और थर्ड, कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, कम से कम एक वर्ब होगा ही होगा। इसलिए बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, और बिना वर्ब का। ठीक है। एक बात, अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलेंगे। तो एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में द लेटर केम आफ्टर अ फ्यू डेज, या फिर और आफ्टर ए फ्यू डेज केम द लेटर। यहाँ द लेटर देखिए, इस सेंटेंस में शुरू में है, यहाँ लास्ट में। ऐसा क्यों है? चलिए हम जानते हैं। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैंने बताई है। ध्यान रखें कि सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन या शब्दों का ऐसा समूह होता है जो नाउन की तरह काम करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वो नाउन की तरह होता है या प्रोनाउन की तरह काम नाउन के, ये ध्यान में रखेंगे।
प्रायः सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में रखा जाता है, लेकिन इंग्लिश तथा संस्कृत में, है ना, यह वाक्य के शुरू या अंत में भी हो सकता है, जैसा कि आपने ऊपर के उदाहरण में देखा है, किंतु इसका अर्थ समान ही रहता है। ऊपर आपने क्या देखा कि द लेटर केम आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी सब्जेक्ट ये है, ये आया, है ना, या फिर कुछ दिनों बाद केम आया द लेटर। यानी यदि सिंपल भाषा में ठेठ भाषा में मैं बोलूँ तो मैं ये कि यदि हिंदी में हम बोले राम राम जाता है, सही है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में कहें रामः गच्छति, सही है। इंग्लिश में कहें राम गोज, सही है। लेकिन दोबारा आते हैं, इंग्लिश में कहे गोज राम, यह भी सही है। संस्कृत में कहे गच्छति रामः, यह भी सही है। लेकिन यदि हिंदी में कह दें कि जाता है राम तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में ये बाद में भी सब्जेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि शुरू में, कंपटीशन वगैरह में खासकर ऐसा किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोग समझ गए, लेकिन ये तो सिर्फ परिचय था। सबसे जो असली बात जो है वो अब है ना, ये ध्यान में रखेंगे आप, क्योंकि अक्सर जो है वो आपको पूछा जाएगा, है ना, कि भैया ये टेंस में यही आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो ये लगेगा, थर्ड पर्सन का ये नंबर होगा तो ये होगा। तो उस सब्जेक्ट को जरा पहचानिए। और ये भी गारंटी है, गारंटी, ये बिल्कुल भी आपने अभी तक सुना नहीं होगा। आप में से 90% लोगों ने ये सुना नहीं होगा क्या जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पहले ये जान लीजिए, एक नज़र में हम लोग इसको देख लेते हैं, इस टेबल को। इस टेबल में सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, या यूं कह लीजिए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस की। सब्जेक्ट के रूप में भाई साहब आपसे कोई पूछे माय ब्रदर कौन सा पर्सन है, मैं पूछता हूं, ज़्यादातर बच्चे हमें यही बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन। मैं पूछता हूं योर पेन, कौन सा पर्सन, बोलते हैं सेकेंड पर्सन। बिल्कुल गलत बोलते हैं, ठीक है। अब तो सही क्या है आइए जान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, पहले वैसे पीके मंत्रा है यहाँ पर सब्जेक्ट के, ये जो सब्जेक्ट है इसके 3 पर्सन होते हैं, मालूम है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसके नंबर होते हैं 2, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, इतना आप सबको पता है। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में केवल एक ही होता है, वो होता है आई। आई का मीनिंग हालांकि वो सबको पता होगा, फिर भी मैं लेकर के चलता हूँ। जैसे सरकारें कहती है कि मैं इस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता हूं, उनकी तरक्की चाहता हूं, वैसे ही मेरे विद्यार्थी जो इंग्लिश सीखने वाले हैं एकदम लास्ट, जिनको कुछ भी नहीं आता, आई माने मैं भी नहीं आता, उनके लिए भी मेरा चैनल जो है और मैं समर्पित हूं। मैंने, आई माने, है ना, मुझे, मुझको, मेरे पास, सब कुछ होता है आई मीन्स। ये नहीं है कि आई माने मैंने भी होता है, मुझे भी होता है, मुझको भी होता है। वी मीन्स इसी प्रकार से हम लोग, है ना, हम सभी, हमें, ये इत्यादि आदि होते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, तो पहले चलिए मीनिंग पे ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ यूनिक बातें अभी आप बिल्कुल बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये बता दूँ। इसी प्रकार यू मीन्स तुम, आप, तुमने, आपने, आपके, तुम्हारे पास, सब हो जाएगा। यही यहाँ पर प्लूरल में हो जाएगा। ही मीन्स वह पुल्लिंग के लिए एक, शी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, इट मीन्स वह या यह नपुंसकलिंग के लिए, फिर द बॉय राम। चलिए इन सब की बात, अब जो मैं असली बात बताने वाला हूँ वो क्या, कि सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन में केवल आई होता है। भाई साहब रटना है आपको। एक वर्ड में पूछूँ आई कौन सा पर्सन, तो आपको बोलना है फर्स्ट पर्सन। कौन सा नंबर, तो सिंगुलर नंबर। फिर मैं आपसे यदि पूछूँ वी कौन सा पर्सन, तो आपको बोल देना है भैया फर्स्ट पर्सन। कौन सा नंबर, तो प्लूरल। बस फर्स्ट पर्सन में 2 ही थे, आई और वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। फिर मैं पूछूं बताओ जी यू कौन क्या है, तो आपको बोल देना है कि ये सेकंड पर्सन है। सिंगुलर की प्लूरल, तो भैया दोनों है, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, ठीक है। अब जरा सा ये गौर कीजिए, क्या कि अब मैंने पहले पूछा था माई ब्रदर, आपने कहा माई देखकर फर्स्ट पर्सन। भाई साहब माई फर्स्ट होगा, लेकिन वो जो है माई, जब भी ब्रदर कहूँगा या माई के साथ कुछ भी लगा दूंगा वही सब्जेक्ट होगा, और वो कभी फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पर। चलिए ये जरा नीचे वाला मेरा जो पीके मंत्रा है, पीके मंत्रा का मतलब प्रभात कुमार का मंत्र, इसी नाम पर जो है सो हमारा एक चैनल भी है, आप जानते ही हैं। उसके बाद तो यहाँ पर क्या है नियम, कि आई वी यू को छोड़कर दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स, अब मैंने क्या लिख दिया है, लाखों करोड़ों। क्यों भाई, हमने अभी आपको सेंटेंस की 3 परिभाषा बताई। हर एक जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हर एक के लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। प्लस मैंने ये भी कहा कि वो हर एक में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो भैया सेंटेंस कितने हो सकते हैं, वाक्य कितने लिख सकते हैं, लाखों करोड़, तो लाखों करोड़ सब्जेक्ट होंगे। तो सिर्फ 3 को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाखों करोड़ों हैं, वे सभी थर्ड पर्सन हैं। यदि एक का पता चले तो वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, पता चल जाएगा।
द बॉय है तो एक है, द बॉयज है तो एक से अधिक है ना। और यदि एक से अधिक का बोध होगा तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा। सो सिंपल। वापस टेबल पे चलते हैं, ठीक है। क्या कि ये आई, वी और यू, ये तीन आपको रट लेना है भैया। आई कौन सा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। वी कौन सा, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यू कौन सा, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर की प्लूरल। तो दो। इसके अलावा जितना भी बच गया ना, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बट जितना भी बच गया वो सब आंख मूंद के थर्ड पर्सन। मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई, माई ब्रदर, आंख मूंद देना है, आई वी यू तो नहीं है ना भाई। हाँ सर, थर्ड पर्सन। चलो मैं पूछ दिया योर पेन, कौन सा पर्सन, देखना आई वी यू नहीं है ना, आई वी यू नहीं है तो चलो थर्ड पर्सन, ठीक है। मैंने पूछ दिया राम, भाई आई वी यू नहीं है, थर्ड पर्सन। बस अब इसके बाद क्या करना है कि उसको ध्यान दे देना है कि एक है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर। अब इसमें आ जाइए, है ना। जैसे मान लीजिए ही सी इट, तो आपने शुरू से रटा होगा, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूछूं राम कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की प्लूरल, तो भैया राम तो एक ही है इसलिए सिंगुलर। इसी की जगह यदि मैं कह दूं राम एंड श्याम, तो एक से अधिक हो गए, तो फिर ये थर्ड पर्सन तो है, आई वी यू नहीं है, इसलिए तब प्लूरल नंबर हो जाएगा। माई ब्रदर कहूँ, अब आप समझ गए, आई वी यू नहीं है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर की प्लूरल, तो भैया एक है इसलिए सिंगुलर। और यदि इसी की जगह योर सिस्टर्स कर दिया, सिस्टर्स एस हो गया, एस लगने से प्लूरल हो जाता है, यानी एक से अधिक है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। हिज काउ, तो एक का बोध हो रहा है, लेकिन हिज काउज कहेंगे तो हिज प्लूरल का बोध होगा, इसलिए हिज काउ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, हिज काउज प्लूरल नंबर। हर सारी रहे, तो मतलब जो है सो आपको सिंगुलर नंबर हो गया थर्ड पर्सन का, और हर सारीज हो गया, एक से अधिक का बोध हो रहा, तो प्लूरल नंबर हो गया। बाकी दिस दैट जो है सिंगुलर होता है, दिस दोज प्लूरल होता है, ये तो आपको पता है। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी ज़िंदगी में। मुझे लगता है इस 3 मिनट क्या 1.5 मिनट में आपने ये तीनों सब्जेक्ट समझ लिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊँगा। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर ये कि ये जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, मतलब आई वी यू को छोड़ दे, है ना, और प्लूरल को छोड़ दे, तो जो बचा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ। याद रखेंगे, मतलब आई वी यू को छोड़कर जो एक का बोध हो, मैं इसको ठेठी भाषा में एक ही बोलता हूँ, ये सबसे अलग है। क्यों अलग है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें लगेगा आपको हैव, लेकिन इसमें लगेगा हैज़ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें लगेगा डू, और इसमें लग जाएगा डज। टेंस में अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें लगेगा V1, इसमें लगेगा V5, ठीक है। तो इसलिए ये अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट जान लिया, तो अब वर्ब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन क्या करें, आप इसको लास्ट तक देखते जरूर रहिएगा, क्योंकि परिचय जान ले जभी तो हमें बनाने में सुविधा होगी। सीधा रट के हाँ भाई इतने स्ट्रक्चर रट लो आप, इससे नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब्स का भी हल्का सा परिचय हम जान लेते हैं। हालांकि वर्ब्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, मैं लिंक कोशिश करूंगा देने का। हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर आप इसे सर्च करेंगे, है ना, आप लिख दीजिए वर्ब्स और पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस, आपको मिल जाएगा। भाई साहब, आप हमारे दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया है। ये 50,000 लगभग 51,000 व्यूज़ इसके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन रियल परिभाषा, तो वहाँ पर आप डिटेल पढ़ लें। उसके 4 वीडियोज़, हालांकि मैंने 4 सीरीज, उस वर्ब सीरीज में 4 वीडियोज़ बनाए, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हमें समझना है, क्योंकि हमें टेंस के लिए काम करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को 2 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। लेक्सिकल वर्ब, या जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो ऑर्डिनरी वर्ब्स को जो है सो लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, है ना, ये हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वैसे वर्ब जो टेंस, मूड तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या क्वेश्चन टैग नेगेटिव के निर्माण में मुख्य वर्ब की मदद करता है, हेल्पिंग करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब। भाई साहब, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं हूं ना, पीके मंत्रा, है ना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीधा चले आइए, आप इन सबको भूल जाइए और आ जाइए। यहाँ पर एक टेबल है, ऊपर जो मैंने जितना भी वो डेफिनेशन वगैरह, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सीधे आ जाइए यहाँ पर और इस टेबल पे गौर कीजिए, है ना। टेबल में आपको दिख रहा होगा क्या क्या है, ज़रा देखिएगा। वर्ब्स भाई साहब आप रटिए। लेक्सिकल, देखिए ये मैंने लिख दिया कि भाई बहुत सारे लोग प्रिंसिपल वर्ब बहुत सारे लोग जानते हैं, लेक्सिकल नहीं जानते, लेकिन इसी को कहते हैं। लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं है, जो ब्लू में मैंने लिख दिया। पॉपुलर क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा कौन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब, वैसे एक्सिलरी वर्ब भी कहिए, ठीक है। ये मैंने दिया हुआ है एरो के साथ। अब क्या है, आपको यहाँ डिटेल वर्ब की जरूरत रही। आपसे जब भी मैं पूछूं, मैं अपने वीडियोज़ में, अपने क्लासेस में पूछता रहता हूँ, भाई प्रिंसिपल वर्ब क्या है, तो आपको बोल देना है सर जो V1, V2, V3 होता है, जिसके वर्ब फॉर्म होते हैं, वो जो है प्रिंसिपल वर्ब। वैसे V4, V5 भी होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो इसको जो है वो हमने लाइनिंग दे दिया है बीच में। क्यों, हम रटते 3 ही है। चौथे में V4 में सब में ING होता है, और 5वें में सब में SEIS लगता है।
ठीक है। तो वर्ब कौन सा हुआ, तो एक प्रिंसिपल वर्ब हो गया जो V1 V2 वाला, अभी आपको इतना ही रखना है। और दूसरा कौन सा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हालांकि आप देख सकते हैं दो होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी एक मॉडल एक्सिलरी। इज, एम आर, वाज वर, बी, बीन, बिंग, है ना, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, ये जो है ये प्राइमरी एक्सिलरी है और ये मॉडल एक्सिलरी। इस पे हमारा अलग से एक वीडियो आएगा या चैप्टर भी आपको बुक्स में, ये मॉडल वर्ब्स के रूप में ये होते हैं। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इसकी। तो इस वर्ब को थोड़ा सा एक और नाम है, बस जान लीजिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार लास्ट आपको बोलता हूँ कि जो वर्ब है वो दो होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब आपको याद रखना है, V1 V2 V3 वाला, V4 V5 वाला, और दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। फिलहाल हमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है। इसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक वर्ब टू बी, ये ब्रैकेट में कहीं पर क्या रहेगा ना, आपको ऐसे ब्रैकेट में बी लिख देगा कहीं पर, या कहीं पर इसको टू बी भी लिख देगा। तो बी का मतलब आपको क्या समझना है मालूम है, यहाँ जो दिया हुआ इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, हालांकि इन सबको छोड़िए, शैल बी, विल बी, है ना, मतलब ये जो है आपको होता है। वर्ब हैव का मतलब, या ऐसे ही ब्रैकेट में टू हैव लिख देगा, उसका मतलब हैव, हैज, हैड, हैविंग छोड़ भी दीजिए तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार वर्ब डू रहे या वर्ब टू डू रहे, इसका मतलब होता है डू, डज, डिड। ये याद रखना, ये आपको अभी आने वाला है। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में जाकर। चलिए तो वापस आते हैं, चलते हैं ऊपर हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये बताया था मैंने कि जो है हमारा नाम समान है टेंस के काइंड्स का, तो हमारा काम भी आधा समान होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है हमारा, है ना, स्ट्रक्चर में तो सिंपल टेंसेज, है ना, नाम से ही क्लियर है, सिंपल टेंसेज। तो सिंपल टेंसेज, ठीक है, सिंपल टेंसेज, गौर करेंगे, टेंस नहीं है ये, टेंसेज है, यानी हम तीनों का सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस के आज स्ट्रक्चर एक ही बार में सीखेंगे। और तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तीनों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। हाँ, इसमें मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा, बाकी निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव, WH निगेटिव आपने पढ़े होंगे, टीचर्स लोग आपको अलग अलग पढ़ाते होंगे। ये टोटल 12 पहले अफर्मेटिव होते हैं, फिर इस तरह से करके, है ना, 72 जो है स्ट्रक्चर सिखाएंगे। नहीं भाई साहब, मैं बस ये आपको शॉर्ट में बस 12 स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सिखा दूंगा और 5 और सिखा दूंगा, यानी 17 में आपका 72 बन जाएगा बस वो, लेकिन अगले वीडियो में होगा। अभी इस वीडियो में हम केवल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को ही जानेंगे। ठीक है, चलिए, और ये अगले वीडियो में एक चीज़ और होगा, मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन अगले में एग्जाम्पल्स भी आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। चलिए, तो तीनों फिर से मैं बताता हूँ कि तीनों टेंस, है ना, तीनों सिंपल टेंसेज का स्ट्रक्चर सिर्फ यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन नाम समान है तो आधा काम तो समान हो गया, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कुछ तो अंतर होगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कि हाँ उस अंतर है क्या, तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में हम लगाएंगे V2 और सिंपल फ्यूचर में लगाएंगे शैल विल के साथ V1। अब इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर में, आप सबको मालूम, पास्ट में तो हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग हमें कर लेना है ना। जैसे मान लीजिए कि आई लगाया तो भी वेंट लगा दिए, है ना, और मान लीजिए कि हम ही लगाए तो भी जो है सो हम वेंट लगा लिए, है ना। सिंपल पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल पास्ट में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब में V2 लगा देना है हमें। अब आ जाइए फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या करना है आपको, तो इसी में आपको जो है ये शैल विल के साथ V1 लगाना है ना। तो शैल किसके साथ लगता है, तो आप सबको मुझे उम्मीद है कि पता होगा, आई के साथ और वी के साथ जो है वो आपको शैल लगता है, और बाकी जितना बच गया उसके साथ विल लगता है। तो मान लीजिए यही दो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर बताया है। चलिए, अब इसमें वर्ब टू तो ये पास्ट में था, यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आई के साथ हम जो है वो लगा देंगे क्या, तो आई के साथ लगा देंगे शैल, और फिर जो है मान लीजिए कोई V1 तो V1 हो जाएगा आई शैल गो। ठीक है, यदि ही है तो ही के साथ आपने देखा आई वी के साथ शैल लगता है, और बाकी किसी के साथ भी विल लगता है, तो ही के साथ क्या करेंगे, तो विल लगा देंगे, और फिर जो है वर्ब 1 ही लगेगा तो गो लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पास्ट फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर जो मैं अभी दो बताया हूँ ना, ये मैं आपको बजाबता बना करके 10 जो है मैं बताऊँगा, 12 टेंस के 120 सेंटेंसेज अगले वीडियो में वो रहेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो का भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब रह गया सबसे इम्पोर्टेंट वाला, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्या, तो ये V1 सिंपल प्रेजेंट में ये V1 और V5 कहाँ लगेगा, V1 कहाँ लगेगा V5। तो भाई साहब मैं बता दूं, है ना, ये जो है आपको आई के साथ,
ठीक है, वी के साथ और यू के साथ, और इसके अलावा जितना भी आपको प्लूरल है ना, यानी एक से अधिक का बोध वाला है, उसके साथ आपको लग जाएगा V1। देखिए बस 4 रट लेना है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और जितना भी एक से अधिक है उनके साथ लग जाएगा V1। और जहाँ पर इसके अलावा सिंगुलर बच गया, यानी मैं ठेठी में कहता हूँ एक बच गया, उसके साथ आपको लगेगा V5। ठीक है, जैसे चलिए अभी मैंने आई लिखा था, फिर ही लिखा था, फिर चलिए मैं मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ मोहन, है ना। इन सब के साथ यदि हमें V1 की V5 क्या लगाना है इसकी चर्चा करें तो आई के साथ क्या लगेगा, गो की गोज, गो V5 का मतलब गोज होता है। तो आपको पता है, हमने यहाँ पर बताया है कि आई के साथ क्या लगेगा, तो V1 लगेगा, तो इसलिए हमने लगा दिया गो। लेकिन यदि ही के साथ हमें लगाना है तो ही के साथ क्या लगेगा, तो ही न तो आई है ना, न तो आई है, न तो वी है, न तो यू है, ये तो बल्कि, और न प्लूरल है, बल्कि इससे तो ही से तो एक का बोध होता है, इसलिए ही के साथ V5 लग जाएगा, यानी ही गोज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, लास्ट आपका मोहन है। मोहन में क्या, आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, प्लूरल भी नहीं, मोहन से तो एक का बोध हो रहा है, इसमें भी V5 लगेगा। मान लीजिए हमें यदि गो और गोज की बात करें तो यहाँ पर गोज लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप हमारी आवाज़ से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो समझ गए इस प्रकार से, है ना। फिर से मैं बता दूँ, जो आई, वी, यू और जितना प्लूरल है उसके साथ V1, और एक का बोध हो जाए तो उसके साथ V5। वैसे अब आ जाते हैं, ये मैंने एक साथ तीनों आपको 3 टेंस का बता दिया। बाकी इसके नोट्स यदि आप चाहे स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख ले, नोट में मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन, जिसको मैं एक बोला हूँ, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यानी एस या ई एस, तथा बाकी के साथ V1 का यूज होता है। इसके अलावा फ्यूचर टाइम टेंस के फर्स्ट पर्सन यानी IV के साथ मैंने जो ऊपर बताया ये शैल, तथा बाकी के साथ विल का यूज होता है। सिंपल टेंसेज को ही इंडिफिनिट टेंसेज कहा जाता है, ये तो हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, है ना। ठीक है, इसको याद रखना है। आइए अब हम इस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ज़्यादातर बुक्स में या टीचर्स लोग आपको बताते हैं, वो वाली बात। चलिए, थोड़ा दुनिया के साथ भी चलना जरूरी है। हाँ, एक चीज़ मैं फ्यूचर में यहाँ पर तो बता दिया आपको शैल विल लगता है, लेकिन बाकी जगह मैं शैल विल नहीं बोलूँगा, आपको खुद समझ लेना। फ्यूचर है तो शैल विल तो होगा ही होगा। अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करें हम लोग तो सिंपल प्रेजेंट में आप जो जनरली बुक्स और उस टीचर्स के द्वारा बताया जाता है वही सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है। अच्छा, प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, मतलब उसमें आगे आप जो लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि ही गोज, तो ही गोज उसमें ऑब्जेक्ट दे कुछ ऐसा कम्प्लीमेंट जो ही गोज टू मार्केट, और भी लंबा करे, ही गोज टू मार्केट विथ हिज फादर, फिर ही गोज टू मार्केट विथ हिज फादर ऑन एवरी संडे। तो ये जुड़ता चला जाएगा बाहर, लेकिन मेन में क्या, सब में आपने क्या देखा, ही गोज वाला हुआ, तो V1 V5 लगेगा। सिंपल पास्ट है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का टू सेकेंड रूप और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से यदि हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो आपको जो है सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 लगेगा, बाकी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट तो लग ही सकता है। 3 हमने सीख लिया, अगला 3 आ जाइए, फटाफट हम लोग सीख लेते हैं। इसका नाम है कंटिन्यूअस टेंसेज। कंटिन्यूअस टेंसेज है, समझ गए आप, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी आ प्लस V4। V4 का मतलब होता है ING वाला फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये V4 सब में है, जरा स्ट्रक्चर में ये गौर करेंगे। V4 सब में रहेगा, सब्जेक्ट सब में तो होता ही है। चेंज क्या होगा, पहले टेंस में वर्ब चेंज हुआ था प्रिंसिपल वर्ब, अब नहीं, अब सब में हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट रहेगा तो EJMR के साथ V4 यानी ING लगाएंगे, EJMR के साथ मान लीजिए गोइंग। पास्ट रहे तो वाज वेयर के साथ ING फॉर्म लगाएंगे, और फ्यूचर रहे तो बी के साथ ING। सेल विल तो मैंने कह ही दिया, फ्यूचर जब भी होगा तो सेल विल तो लेगा ही, आपको याद रखना है। प्रेजेंट में EJMR, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में बी के साथ ING लगाना है। यदि हम किसी स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए आई, तो आई के साथ जो है आई एम प्लेइंग, EJMR में से एक लगा देंगे, प्रेजेंट में आई एम, है ना, प्लेइंग। ठीक है, और इसी की जगह यदि हमारा रहे पास्ट में, तो आप समझ रहे हैं पास्ट में हो जाएगा तो ACI के बाद वाज लगा करके प्लेइंग लिख देंगे। फ्यूचर है तो शैल या विल में से एक तो पहले लगेगा, या आई शैल, और उसके अलावा बी लगा करके ING लगा दे, यानी आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, सिंपल हो गया आपका। फिर से मैं एक बार इसकी चर्चा कर दूं, कुछ नहीं, सब्जेक्ट और V4 यानी ING सब में लगेगा। प्रेजेंट रहे तो EJMR लगा के ING, पास्ट रहे तो वाज वेयर लगा के ING, और फ्यूचर है तो बी लगा के ING, बाकी शैल विल तो फ्यूचर में होता ही। इसी को नोट्स के रूप में हमने दिया हुआ है, वो आप जानते हैं। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट जो ऊपर था उसके साथ इज, आई के साथ एम, तथा जितना भी बच गया, बड़ा आसान मैंने इसको कर दिया, उसके साथ आर लगेगा।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा आई के साथ वाज लगता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें यानी एम और इज जिसके साथ लगता है उसके साथ वाज लगेगा, और जिसके साथ आर लगता है उसके साथ वर्ड लगेगा। फ्यूचर टाइम टेंस में तो आप जानते हैं आई वी के साथ शैल भी और बाकी के साथ विल भी लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अन्यथा कन्फ्यूज़न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग करके स्ट्रक्चर है, चूँकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, ज़्यादातर टीचर या ज़्यादातर स्कूल्स में इसी स्टाइल में पढ़ाया जाता है, बट मैंने तो आपको तीनों बता ही दिया। फिर भी आप देखना चाहें तो सब्जेक्ट के साथ EJMR प्लस B4 यानी ING रूप, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर प्लस B4 यानी है ना ING, फ्यूचर में भी वैसे ही है ना, कि सब्जेक्ट के साथ सेल विल तो खैर होगा ही, बी लगा करके B4 आ जाइए। अब इसी प्रकार से चलते हैं। हमारा और 6 टेंसेज के स्ट्रक्चर हमने सीख लिए। अब बाकी 3 जो है सो और सीखते हैं। परफेक्ट टेंसेज है ना, इसमें क्या होगा तो वैसे ही सब्जेक्ट हो जाएगा और सब में V3 होगा। V3 गो वेंट, तो गॉन जो होता है वो V3 सब में लगेगा। बस चेंज क्या होगा तो नाम देखिए, परफेक्ट टेंसेज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नाम में तो समानता आधा तो हो गया कि सब में V3 लगेगा, लेकिन काम में भी आधा समानता है। अब तो आधा जो डिफरेंस है वो क्या, तो प्रेजेंट में हैव हैज लगेगा, पास्ट में हैड के साथ V3 लगेगा और फ्यूचर में हैव के साथ। फ्यूचर है तो शैल विल तो होगा, ये मैंने बताया। हाँ, बस इसमें तो थोड़ा सा देख लेना है, ये बाकी स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने बताया, ये अलग बताऊंगा। देखिए जैसे उसमें बताया था V1 जहाँ लगता है वैसे ही यहाँ पर आई के साथ, ठीक है, वी के साथ है ना, और यू के साथ, और इसके अलावा जितना भी एक से अधिक है ना, यानी प्लूरल के साथ जो है वह आपको लग जाएगा क्या, तो हैव। और बाकी जो एक जो बचता है जिसके साथ हम लोग ऊपर V5 लगाए थे उसके साथ हैज लग जाएगा। जैसे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, ये तो रटंत है। लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, तो हैज लग जाएगा, क्योंकि ही से तो एक का बोध हो रहा है। और फिर सब में V3 लगा देंगे, जैसे आई हैव गॉन है ना, ही हैज गॉन, वी हैव प्लेड है ना, तो इस तरह से लगता है। पास्ट में तो सब में हैड लगा के V3 लगा देना है, फ्यूचर में शैल विल आपको पता ही है, बस हैव लगा करके V3 कर देना है। यदि इसी को आई के साथ यदि हम पास्ट की बात करें तो आई हैड गॉन हो जाएगा, ही हैड गॉन हो जाएगा, बस हैड लगा के V3। लेकिन फ्यूचर है तो बस शैल विल का अंतर होगा, आई शैल हैव गॉन और ही विल हैव गॉन लेकिन लगेगा। एक बात और है, यहाँ पर छोटा सा ही लिखा हुआ है ना, नहीं अभी वो आ गया। चलिए, तो अब अलग अलग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर बुक्स और टीचर्स जो पढ़ाते हैं है ना, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज के बाद V3 लगा देना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जो है हैड के साथ V3 लगा देना है, और फ्यूचर में जो है शैल विल तो होता ही है, हैव के साथ V3 लगा देना। हाँ, एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखेंगे जनरली लोग ये कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में ही सिंस फॉर का प्रयोग होता है। नहीं, परफेक्ट टेंसेज में भी सिंस फॉर फ्रॉम तथा फॉर का यूज होता है ना, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं अगला वीडियो भी उसका अगला जो स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल का वीडियो बनाऊंगा उसी में इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो ये ध्यान में रखेंगे, अगला वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए, लास्ट हमारा है 9 हमने सीख लिया। अब जो है बाकी 3 बचे हुए हैं 12, वो हम सीखेंगे। इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज़ और गौर करेंगे, इसका नाम क्या है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने अभी पढ़ा है, पहले कंटिन्यूअस पढ़ा फिर परफेक्ट। तो नाम में समानता है तो काम में समानता भी होगा ही, और उसका गुण में भी समानता। देखिए, परफेक्ट का है तो क्या है, वर्ब हैव लग जाएगा, वर्ब हैव अभी हमने लगाया है, हैज हैड वाला है ना। और कंटिन्यूअस का क्या लग रहा है, तो V4 लग रहा है। और समझ लीजिए कि दोनों को जोड़ने के लिए बीन लग रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऊपर के यदि वो 3 आपने सीख लिए तो ये फिर आसान है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब शुरू में जो नाम है उसका शुरू वाला चीज ले लिया, कंटिन्यूअस में जो V4 था ING वाला वो बाद वाला ले लिए, दोनों को चिपकाने के लिए बीन नामक फेविकोल ले लिए। ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। और वैसे ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिफरेंस किस में होगा, तो केवल हेल्पिंग वर्ब में, जैसा कि पहले के बाद सब में हुआ है। प्रेजेंट में हैव हैज, ये मैंने ऊपर बता ही दिया। पास्ट में हैड के साथ बीन लगा के V4, और फ्यूचर में है ना फिर से हैव के साथ बीन लगा के V4। बाकी स्ट्रक्चर में जो वहाँ मैंने बताया वहाँ पर वैसे ही होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यदि हम ले ले तो क्या हो जाएगा, आई लगाएंगे तो आई हैव बीन प्लेइंग, पास्ट में करेंगे आई हैड बीन प्लेइंग, फ्यूचर में करेंगे तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, ही से एक बना लेते हैं तो ही हैज बीन प्लेइंग, पास्ट में कहेंगे तो ही हैड बीन प्लेइंग, फ्यूचर में कहेंगे तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है,
अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसा कि ऊपर में ही, हालांकि उतना पर ही आपको आ गया होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैव होता है, प्लस बीन होता है, प्लस बी फोर होता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो लगाएंगे, हाँ इसमें सिंस फॉर का प्रयोग खूब होता है, प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, है ना। पास्ट में भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगाना हो तो वो, और इसमें भी सिंस फॉर के साथ जो है सो एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्यूचर में भी वैसे ही है, सब्जेक्ट शैल विल तो खैर होगा ही होगा, हैव बीन प्लस बी फोर, है ना। और इसमें एक ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो सिंस की जगह फ्रॉम होता है, और इसके अलावा तो फ्रॉम या फॉर लगा के एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं फिर कहूँगा कि आपको अगले वीडियो में जो है वो हमारा सिंस फॉर का यूज मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो तो खैर हो गया, बट उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी प्रकार का स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यदि कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, है ना, और मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे इसी प्रकार के ग्रामर के अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लिटरेचर के भी वीडियोज़ आपको जो है वो मिलते रहे। और साथ में यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।